Hello everyone, Jai Hind, CDS, NDA and CAPF aspirants, and I welcome you all in this complete series of biology for CDS, NDA and CAPF. और भैया जैसा कि आपको पता है हमने बायो की सीरीज शुरू कर रखी है और उसको हम लगभग खत्म करने के सलीके पे आ चुके हैं कि हमें भैया अभी 2 से 3 क्लासेस करनी है, उसके बाद हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो भैया सबसे पहले बताएंगे बढ़िया मजे में मेरे सारे फौजी बढ़िया है, मस्त है। पढ़ाई सबने शुरू कर दी होगी आई होप, बिकॉज भैया एग्जाम अब दूर नहीं है, तो पढ़ाई फटाफट से शुरू कर दो। तो अब तक की क्लासेस में यार आप लोगों को पता है हमने बड़े प्यार से सारी चीजें समझ ली कि चाहे वो आपकी मटर पनीर की कहानी हो भैया, उसका भी डिस्कशन हमने कर लिया। उसके बाद भैया चाहे वो आपके डाइजेशन के बाद जब हम आगे बढ़े आपके दिल दिल की कहानी, आपके दिल के जज्बात आपको समझा चुका हूं कि भैया कैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। तो आज जो हम दिमाग जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो रहेगी भैया हमारे दिमाग की कहानी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन और क्या क्या चीजें उससे एसोसिएटेड है। और आप लोगों को याद होगा जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे यार, तो वहां पे हम कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने एक छोटा सा टॉपिक था आपका नर्व सेल, वो पूरा ही छोड़ दिया था कि भैया उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट चैप्टर लेकर के आऊंगा। तो आज जरा अब तक की कहानी सुन सुन के हम ऑलमोस्ट बायो को खत्म कर चुके हैं, तो आज की हमारी जो कहानी है उसे शुरू कर लेते हैं। तो भैया आज की कहानी क्या है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स, कि सारे एनिमल्स में प्लांट्स में भैया कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो अपने तरीके पे आते हैं, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं तो वो कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेस है। कि आप डाइजेशन करोगे, रेस्पिरेशन करोगे, आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा, ये सारी की सारी चीज आपकी क्या होंगी कि सर ये होंगी हमारी सारी की सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस। क्या होंगे ये? लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड विच कीप्स अस अलाइव आर लाइफ प्रोसेसेस। इसके साथ साथ क्या होता है, जो दूसरे तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में, वो मूवमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। कि जैसे मैंने आपसे सिंपल सी बात करी, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आराम से समझना चीज को। देखो ये टॉपिक जो है ना वो बड़े प्यार से और सबर से समझने वाली चीज है। मैंने आपसे कहा कि भैया आप निकले सुबह सुबह आराम से, आप रनिंग कर रहे थे, रनिंग करके आपने मस्त दूध खरीदा और आपने कहा आज जाकर के बॉडी बनाऊंगा। आपने रास्ते में देखा एक पागल जर्मन शेपर्ड आपके पीछे पड़ गया, डॉजी। तो जर्मन शेपर्ड आपके पीछे पड़ गया, अगर वो आपके पीछे भागेगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मेरा नाश्ता कर ले? नहीं, आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, जब ऐसी कोई कंडीशन आती है आप भागने लग जाते हो। उसके साथ साथ मैंने आपको दूसरी चीज कही कि भैया आप मस्त थे, ठीक है, आपने सबके साथ एक बहुत कॉमन एग्जांपल तो रहता होगा कि भैया गैस पे कभी कभी हम सब्जी गर्म करने रख देते हैं, उसमें एक चम्मच होती है, गलती से उस चम्मच से हाथ लग जाता है, ओए होए होए होए। तो मतलब क्या कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। उसी के साथ साथ क्या हुआ कि आप कभी ऐसी सिचुएशंस में भी आते हो कि जो बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, राइट। आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह कभी पहुंच जाते हो जहां बहुत स्टिंगी स्मेल आएगी, आपको बहुत स्मेल आती है। तो आप क्या करोगे? या तो गाड़ी के शीशे फटाफट से वहां से बंद करोगे, या अपना हैंकी रखोगे और वहां से तुरंत मूव अप करोगे। तो अब बात क्या आई कि सर हमारी बॉडी को कैसे पता लगा ये चीज हमारे लिए डेंजरस है? हमारी बॉडी को कैसे पता लगा कि ये चीज भाई बहुत हॉट है तो ये मेरे हाथ जला सकती है? हमें कैसे पता लगा कि भैया ये इमरजेंसी सिचुएशन है? हमें कैसे पता लगा कि ये गंदी स्मेल है कि अच्छी स्मेल है? तो कुछ तो जो भी चेंज हमारे एनवायरमेंट में हो रहे हैं, हमारी बॉडी कुछ तो ऐसा प्रोसेस करती होगी जिससे हमें ये सारे के सारे प्रोसेस समझ आते होंगे। आपने कहा सर जी बिल्कुल सटीक बात है। तो भैया इसके लिए हमें समझ जो भी हमारे एनवायरमेंट के बेसिस पे जब हम मूवमेंट्स करते हैं उनको समझने के लिए भैया हमें आज समझना पड़ेगा सबसे पहले क्या? नर्वस सिस्टम। क्या समझना पड़ेगा बॉयज एंड गर्ल्स? नर्वस सिस्टम। अब आपने कहा सर नर्वस सिस्टम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जरा आसान भाषा में हमें बता दो नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखो होता क्या है, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जब वो किसी भी चीज को सेंस करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आपके नर्व सेल तक जाती है। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया, ये नर्व सेल क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगा। ये ब्रेन क्या करेगा? फिर ब्रेन से ये नर्व सेल जो है वो वापस से इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा। और ये कहां पे इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा कि भैया जो आप मूव कर रहे हो, मैंने तो अपना हाथ मूव किया किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद, तो हाथ मूव किया, ये क्या मेरी मसल है, तो भैया आपके मसल तक। अब कहानी आई कि सर तो नर्वस सिस्टम क्या है फिर? तो मैंने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नर्व सेल, ब्रेन, ठीक है, और आपकी मसल्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं क्या बोल देता हूं? ये नर्वस सिस्टम बोल देता हूं। और यही रिस्पॉन्सिबल है इन सारे चेंजेस के, एनवायरमेंटल चेंजेस के बेसिस पे हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है उसकी गाइडेंस देने में। तो आपने कहा ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन वन बाय वन। डिटेल में नर्व सेल के बारे में समझेंगे, फिर हम ब्रेन के बारे में समझेंगे, यहीं पे फिर मैं आपको एक चीज लेकर के आऊंगा, रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर्क हमारा कहां बनता है? स्पाइनल कॉर्ड में, तो वहां मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाऊंगा। तो ये सारी चीजें मिलकर के मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व सेल, ब्रेन, मसल, ये सारे मिलकर के बना लेते हैं मेरा नर्वस सिस्टम। और इन्हीं चीजों की बात करेंगे हम सबसे पहले आज इस चैप्टर में। तो आइए जरा समझते हैं सबसे पहले कि सर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो पहुंचती तो नर्व सेल तक है, तो सर वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं वो समझ लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नर्व सेल। एंड नर्व सेल इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोन, प्लीज रिमेंबर। नर्व सेल को हम क्या बोल देते हैं? न्यूरॉन। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट सेल इन माय बॉडी। जो सबसे ज्यादा लेंथ होती है किसी सेल की, तो वो मेरे किसकी होती है? नर्व सेल की, यानी कि न्यूरॉन, या आप कहो कि न्यूरॉन की सर सबसे ज्यादा लेंथ होती है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा न्यूरॉन को अगर हमें समझना है तो भैया कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रक्चर समझेंगे नर्व सेल का, और मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं भैया जो रिलेटेड है इससे। ठीक है, अच्छा आपने कहा ठीक है सर समझेंगे, तो जरा फटाफट फटाफट से ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं, आइए। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बस एक सेकंड देंगे मेरे को। देखने को हम डायग्राम भी देख सकते हैं, बट अपना तरीका कि सर जब तक हम रफली चीजें नहीं करेंगे हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे तरीके से वो चीज प्रोसेस होने वाली नहीं है। फिर याद आती है भैया एक टेल आपके नर्व सेल की, और कहां पे क्या क्या चीज हो रही है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम देंगे और समझेंगे चीजों को। आओ जरा, ये क्या है? मेरा न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन में क्या क्या होता है कि सबसे पहले सर ये किस चिड़िया का नाम है? ये है भैया आपका न्यूक्लियस। ओके सर। सर ये जो प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं इनका नाम क्या है? तो भैया ये है आपके डेंड्राइट। क्या है सर? डेंड्राइट है। आपने कहा ओके सर। फिर आपने कहा कि सर ये क्या चीज है? तो भैया ये है आपकी क्या? सेल बॉडी। ये पूरी बॉडी जो है इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। अच्छा सर, फिर ये जो टेल जैसी निकली हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? सर इट इज नोन एज एक्सॉन। ओके सर। फिर सर ये क्या है? सर दीज आर माय नर्व एंडिंग्स। दीज आर माय नर्व एंडिंग। अच्छा, अब जरा देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बात क्या होती है कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन आती है आपके डेंड्राइट के पास। तो डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन आई, तो भैया डेंड्राइट करता क्या है? डेंड्राइट क्या करेगा आपका? तो ये चीज समझते हैं। तो जो डेंड्रेटिक टिप है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आएगी भैया डेंड्रेटिक टिप से एंटर करेगी इंफॉर्मेशन आपकी। आपने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अब इस पे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट पे, तो यहां होगा आपका एक केमिकल रिएक्शन। मैं वन बाय वन लिख देता हूं। स्टेप वन। स्टेप वन में सबसे पहले क्या है आपका? डेंड्राइट। तो भैया डेंड्राइट पे जो इंफॉर्मेशन आई, तो यहां क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, एंड दिस केमिकल रिएक्शन विल कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी कन्वर्ट। अब आप मेरे को जरा खुद से बताएंगे डायग्राम देख के कि ये डेंड्राइट मेरा किस चीज से कनेक्ट है? आपने कहा सर ये डेंड्राइट कनेक्ट है भैया जी आपका सेल बॉडी से। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन दे विल रीच द सेल बॉडी। सेल बॉडी आपने कहा ओके सर। फिर क्या होगा सर? सेल बॉडी मेरी किससे कनेक्ट है? सो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो यहां केमिकल रिएक्शन हुए तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया यहां, और फिर यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू योर एक्शन क्या होगा? ट्रांसफर होगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही ये नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा, ये थ्रू द एक्शन, एज सुन एज इट विल रीच द नर्व एंडिंग, तो नर्व एंडिंग पे क्या होगा? फिर से देयर विल बी रिलीज ऑफ केमिकल्स। यहां पे क्या होगा सर? आपके कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। देयर विल बी रिलीज ऑफ केमिकल्स, और फिर से क्या होगा कि भैया जो आपकी इंफॉर्मेशन आई थी, जिस फॉर्म में यहां डेंड्राइट पाई थी, उसी फॉर्म में वो निकल जाती है नर्व एंडिंग से। अब नर्व एंडिंग और जो अगला मेरा न्यूरॉन है, इसके बीच का जो गैप होता है भैया, उसे मैं बोल देता हूं सिनेप्स। आपने कहा ठीक है। फिर क्या होगा? इसी डेंड्राइट से आपका अगला न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है। इसी डेंड्राइट से क्या होगा? भैया आपका अगला न्यूरॉन कनेक्टेड रहेगा।
और उसकी डेंड्रिटिक टिप पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। किस फॉर्म में पहुंचेगी? अगेन केमिकल के फॉर्म में। तो यहाँ अगेन क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाएगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगले नव एंडिंग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल से पास होगा, फिर उसकी नव एंडिंग पर पहुंचेगा, फिर से केमिकल रिएक्शन में बनेगा, और फिर ऐसे एंड सो ऑन। तो ये इंफॉर्मेशन जो मेरी एक डेंड्रिटिक टिप जो मेरी किसी भी एक सेंस ऑर्गन से एक पार्ट से शुरू हुई, वहां से लेकर के ये एक कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है आपके ब्रेन तक, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैंने आपसे पूछा कि भैया द reaction chemical reaction where does the chemical reaction takes place which convert this information into the electrical signal? आप बोलोगे डेंड्राइट। मैंने कहा सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू किस फॉर्म में होता है? आपने बोला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मैंने बोला भैया नर्व एंडिंग पे क्या होगा कि सर अगेन दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल गेट इनटू द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स एंड वो इंफॉर्मेशन सिनेप्स को फिल करेगी और फिर आगे पहुंच जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माय डेंड्राइट। आपने कहा ठीक है। तो आई होप जो नर्व सेल है वो चीज, पहली चीज आपको समझ आई हमारे नर्वस सिस्टम की। तो आइए जरा, अब हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे पीडीएफ को। अब हम देखेंगे भैया जी पीडीएफ को। किन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। हमने कहा ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट से आती है वो टिप्स पे आती है किसकी? नर्व सेल्स की। और किस पे आती है? नर्व सेल में भी डेंड्रिटिक टिप पे। अच्छा, दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। मैंने बता दिया, जैसे आपका ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है, ठीक है, ये सब क्या है? मेरे सेंस ऑर्गन्स है। So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. आपने कहा ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आई वो डेंड्रिटिक टिप पे आई, एंड इट सेट्स अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नो इशू विद दैट, ओके सर। अच्छा, दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन टू द नर्व एंडिंग। आपने कहा ठीक है सर, यही चीज अब तक हमने समझी। उसके बाद जब एंड होता है एक्सॉन का, इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल, तो नर्व एंडिंग पे क्या होगा? केमिकल्स रिलीज होंगे। दीज केमिकल्स विल क्रॉस द गैप, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ न्यू न्यूरॉन। दिस इज द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी, सो ऑन सो ऑन। आपने कहा ठीक है। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells और gland। और जब वापस आएगी इंफॉर्मेशन ब्रेन से तब भी इसी फॉर्म में आती है। हमने कहा ठीक है, तो हमें ये तो चीज समझ आ गई कि नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। कि नर्वस सिस्टम की सबसे पहली चीज तो हमें सर समझ आ गई। यहां भी आप देख सकते हो कि भैया डेंड्रिटिक टिप पे इंफॉर्मेशन आई, यहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुए, फिर भैया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदली, फिर एक्सॉन से जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यहां पे क्या होगा? देयर विल बी अगेन रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। और ये क्या भैया, जो नर्व एंडिंग और इसके अगले के बीच में जो गैप होगा उसे क्या बोल दोगे आप? सिनेप्स बोल दोगे। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। हमने कहा ओके। अब जरा बात करते हैं व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, आओ जरा एक चीज समझो, मैं बहुत प्यार से आपको समझाता हूं। अब देखो, अब तक जो हमने बात समझी उसमें हमने ये समझा कि सर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी सर मेरे नर्व सेल पे। मैंने कहा यस। फिर आपने कहा सर ये नर्व सेल से अगले नर्व सेल में जाएगी और ऐसे ट्रेवल करते करते ये ब्रेन तक जाएगी। अब ब्रेन क्या करेगा सर? ब्रेन विल थिंक। थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज ब्रेन। ब्रेन विल थिंक भैया मुझे करना क्या है। अब ब्रेन ने सोचा, ब्रेन सोच रहा है, सोच रहा है, ब्रेन ने कहा अच्छा ये करना है। तो ब्रेन ने फिर क्या करा? फिर से नर्व सेल को दी इंफॉर्मेशन, भैया ये करना है, और फिर वो इंफॉर्मेशन पहुंची कहां तक? आपके मसल सेल तक, और फिर मसल सेल्स ने आपका मूवमेंट किया बॉडी का, आपकी बॉडी करी मूव। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ, ये जो पूरा प्रोसेस है, डोंट यू थिंक इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग? दिस प्रोसेस इज, नो डाउट दैट दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये बड़ी दिक्कत थी कि अगर इस तरीके से प्रोसेस हुआ तो पता लगा इतनी देर में आप जली गए, इतनी देर में जर्मन शेपर्ड आपका नाश्ता करके चला गया, इतनी देर में जर्मन शेपर्ड आपका नाश्ता करके चला गया। तो अब दिक्कत ये थी कि सर अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो भैया हम सॉल्यूशन निकालें कैसे? सॉल्यूशन निकालें कैसे? तो इसका जो सॉल्यूशन निकाला हमने वो ये निकाला बॉयज एंड गर्ल्स, हमने सोचा कि अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट बनाया जाए जहां पे ये नर्व सेल भी जाकर के कनेक्ट हो और मसल, जो आपके मसल सेल्स हैं वो भी कनेक्ट हो। तो आपने कहा सर ये तो बहुत तगड़ी बात रहेगी, ये तो बहुत तगड़ी बात रहेगी। तो जब मैं अगर ये बीच का ऐसा कोई कनेक्शन बना दूंगा तो इंफॉर्मेशन आएगी और इंफॉर्मेशन तुरंत मसल्स को क्या दे देगी भाई? ऑर्डर दे देगी तुम्हें ये करना है। और इसी को मैं बोलता हूं भैया स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, और इन्हीं को बोल देते हो आप रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जब भी हम देखते हैं हम एनवायरनमेंट को तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जरूरी नहीं हम ब्रेन तक लेके जाए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कैसे होगा सिस्टम, मैं आपको बताता हूं। भैया जब आपके नर्व सेल थे ठीक है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन लेकर के गए कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। जब ये स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके गए तो इनको हम बोलते हैं क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये गए स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के ना इन्फॉर्मेशन मिली। अब भैया स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के ना इन्फॉर्मेशन मिली, तो जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके गए वो कौन से, मेरे मोटर न्यूरॉन। और उन्होंने जाकर के क्या करा, सीधे दे दी मसल सेल्स को इन्फॉर्मेशन। और इसी को मैं बोल देता हूं रिफ्लेक्स आर्क। सो दीज रिफ्लेक्स आर्क आर बेसिकली वेरी एसेंशियल टू टू रिस्पॉन्ड टू द रिफ्लेक्स एक्शंस। आपको पता है रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग ही है कि तुरंत हो गया, आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, आपको कुछ एक्शंस आपके जो हैं वो बहुत रिफ्लेक्स लेने पड़ते हैं। आपने कहा बात तो ठीक है, तो यहीं से भैया आपका जन्म होता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। ये चीज आप याद रखोगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे जो नर्व सेल है वो भैया इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हैं। मैं एक बार और फिर से आपको याद रहे बता देता हूं, नर्व सेल्स या आप कहो आपके कौन से न्यूरॉन, कौन से न्यूरॉन बताए मैंने आपके, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे कहां पे भैया, स्पाइनल कॉर्ड। अब जब स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है एक तरफ ब्रेन से, एक तरफ कनेक्ट रहेगा इधर नर्व सेल से, ठीक है, जो सेंसरी नर्व सेल है। और इधर कौन से, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और फिर ये जाकर के सीधे मसल सेल्स को दे देते हैं इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है सर। एंड जस्ट बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो अपने अमाउंट को वेरी कर लेती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं आपकी मसल्स, और इसीलिए आप मूव कर पाते हो। एंड दिस कंप्लीट सिस्टम, इसको बोल देते हैं हम क्या, रिफ्लेक्स आर्क। फिर बाद में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो है अगर वो आपकी बॉडी के पास टाइम है टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, तो भैया ब्रेन पे जाएगी, ब्रेन सोच के बता देगा, बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मेरी क्लास ले लो, क्लास ली, आपको समझ आया 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट समझ आया, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे आपको समझ आया। तो जब इस पूरे प्रोसेस में आपको सोचने का टाइम मिल गया, बहुत सोचने का टाइम मिल गया कि अरे नहीं यार सर बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट है कि नहीं है, सर की क्लासेस से PYQ बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है, क्या ये मटेरियल मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपका दिमाग उस 1 घंटे में प्रोसेस करेगा। जब फाइनली आपका ब्रेन बता देगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा था, अच्छा ये चीज यहाँ क्लास में बताई गई, अच्छा इसका मतलब सर को एक्सपीरियंस है, सर अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं, तो एट लास्ट आप 1 घंटे बाद आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर कर देगा कि नाउ यू कैन अप्रिशिएट दिस पर्सन और दिस क्लास एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ब्रेन का रोल रहता है। लेकिन जैसे मैंने रिफ्लेक्स वाली सिचुएशन बताई, रिफ्लेक्स वाली सिचुएशन बताई कि मैंने ऐसे आपके कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया, तो भैया आप तुरंत ही क्या है, एकदम से चेयर से ऊपर नीचे दरवाजे दरवाजे कहीं भी जाके लगोगे। तो वो क्या था, वो रिफ्लेक्स एक्शन था। उस रिफ्लेक्स एक्शन में मेरा कौन इन्वॉल्व था, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व था, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं था। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। So who is responsible for the reflex actions? Spinal cord. Who is what? Which is the thinking part of our brain? भैया वो ब्रेन, वो सॉरी थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जहां पे थिंकिंग लगती है वो काम करेगा आपका सिर्फ ब्रेन। तो इतनी चीज आप दोनों में डिफरेंस करके रखना कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है। अब यही चीज देखो एक बार रीड कर लो, आपको और बेटर समझ में आएगी चीज। यहाँ पे देखते हैं क्या, आइए। रिफ्लेक्स एक वर्ड है जिसको हम कॉमनली भैया यही चीज बताते हैं कि सडन एक्शन हुआ है कुछ, ठीक है। कोई सरप्राइज नहीं है कि थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही न्यूरॉन्स आपके स्कल तक सिग्नल लेके जाएंगे और स्कल से वापस सिग्नल लेकर के आएंगे। तो ऑब्वियसली इन सिग्नल्स को रिसीव करने में जो ब्रेन है इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व, से नर्व से कनेक्टेड रहता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी बैक। मतलब भैया नर्व सेल था, ब्रेन तक लेके जा रहा है, और ये कह रहा है कि ब्रेन से फिर से नर्व सेल कनेक्ट होने चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को मसल्स तक लेके जाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय द लैंग्वेज। नाउ अब क्या हुआ कि नर्व्स मस्ट कैरी सिग्नल बैक। इतने में क्या हुआ, आपका नाश्ता करेगा जर्मन शेपर्ड। इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो पता लगा आप जली गए, सोचते सोचते जल गए, सोचते सोचते जल गए, आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाए। अब लेकिन हमारी बॉडी में एक ऐसी डिजाइन है जो इस चीज को सॉल्व करती है, और उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, उस डिजाइन को रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, rather than having to think about the situation of heat, if nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles। कि भैया डायरेक्टली मैंने आपको क्या बताया
क्या बताया कि भाई आपके जो नर्व सेल थे वो स्पाइनल कॉर्ड और फिर ये मोटर न्यूरॉन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मसल्स। तो यहां से बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जाएगी, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ये जो आपके नर्व्स हैं वो उन मसल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जो मूव करती हैं, तो कितना बढ़िया जुगाड़ हो जाए। आपने कहा द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी कनेक्शन को बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हमने कहा ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क कहां बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। आपने कहा ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्वड इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भैया जहां थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी वहां पे स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा आपका। बात इतनी सी है, बहुत सिंपल सी शब्दों में बता रहा हूं। अब रिफ्लेक्स आर्क की बात कर लेते हैं बॉयज एंड गर्ल्स क्या है। देखो यहां आप और अच्छे समझो। आप थे, आपने बनाई चाय, ठीक है, आपकी बेबी का फोन आ गया, आपका फोन पे ध्यान था, आपने पतीले को टच कर दिया। जैसे आपने पतीले को टच करा तो भैया ये जो आपके सेंसरी न्यूरॉन थे फटाफट से लेकर के गए इन्फॉर्मेशन, और लेकर के गए कहां पहुंचे? स्पाइनल कॉर्ड। ये इन्फॉर्मेशन कहां लेकर के पहुंचे? स्पाइनल कॉर्ड। आपने कहा ठीक है। तो आपने पूछा कि सर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है? मैं हमेशा कहूंगा आपको कि बिल्कुल रहता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? सॉरी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसी से आपके कनेक्ट होगा मोटर न्यूरॉन। तो यहां से फटाफट से इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे, और इन्फॉर्मेशन किसको दे देंगे? सीधे मसल को दे देंगे कि अरे बेबी से ध्यान हटा जल्दी फटाफट से, और जल्दी से अपना हाथ हटा वरना जल जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस हुआ, और इसी को आप बोल देते हो रिफ्लेक्स एक्शंस। इसी को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। और इस पूरे जो पूरा आपका जो फ्लो चार्ट है, यानी कि फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन टू द मसल, एंड दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। So who is responsible for the reflex actions? Spinal cord. Who is responsible for those processes which requires thinking? Brain. बात खत्म। इतनी सी साफ शब्दों में बता रहा हूं, याद रखना। अच्छा, तो ये आपका CNS लिखा हुआ है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले मैंने आपको बोला कि नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन है? न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है आपका, ठीक है, और उसके बाद आपकी मसल सेल्स हैं। तो ये सारे पार्ट्स अब तक जो पढ़े हैं और आगे भी ब्रेन वगैरह सब पढ़ने वाले हैं, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। बट अगर कोई आपसे पूछता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन। साफ शब्दों में बता के जाता हूं मैं हर क्लास में, आपको कंफ्यूजन मत रखना किसी चीज में। अब जरा बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन की, तो जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स की बनी हुई है जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आती है। अब उसके बाद जो थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन, दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। जब थिंकिंग वाला काम आएगा तो ब्रेन का काम आएगा। हमने कहा ठीक है। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है मिलकर के बनाती है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। हमने कहा बात तो ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ये सब कैसे वॉलंटरी एक्शन है? तो भैया ये एक्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो ब्रेन सोचेगा, नर्व सेल को बताएगा, वो जाकर के मसल सेल्स को बताएगी, और भैया आप टाइम ले सकते हो इस चीज के लिए। अब मैं बैठा हूं चेयर पे, मैं अब एकदम मर तो नहीं रहा जब तक मैं चेयर से मूव नहीं कर रहा। हाँ, ये अगर एकदम से टूट जाए चेयर, तो वो इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी? स्पाइनल कॉर्ड से आएगी कि एकदम से चेयर टूटी, तो फिर मैं एकदम से आप देखोगे कि वो हो जाऊंगा, कोलैप्स हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं आराम से कि भाई हाँ आराम से मूव करनी है। अब मैं थोड़ी देर सोचूंगा कि मैं अनकंफर्टेबल हूं तो मुझे मूव करनी है, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन किसने दी? मेरे ब्रेन ने दी। क्या राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा, हाथ पीछ हो रहा है, आगे हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी सोच समझ के। तो जहां भी टाइम कंज्यूमिंग थिंकिंग वाली चीज होगी वो ब्रेन देगा, जहां भी एकदम से सडन एक्शन होगा वो कौन देगा? स्पाइनल कॉर्ड देगा। इतनी बात याद रखना। अच्छा, जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इतनी चीज आप याद रखना। उसके बाद जब आगे आएंगे तो नाउ नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आओ अपने तरीके पर नोट्स बनाना शुरू करो फटाफट। आओ अब क्या करो भैया, नोट्स बनाना शुरू करो। आओ जरा बात समझो। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की। अब हमेशा याद रखना, ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। आपने कहा ठीक है सर। तो सबसे पहले भैया मैं आपको बताऊंगा कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट जो है मेरा बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहला है उसको मैं बोल देता हूं फोर ब्रेन, जो मेरा सबसे आगे का ब्रेन है। सबसे आगे के पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? फोर ब्रेन। अच्छा, अब भैया जो मेरा बीच वाला ब्रेन है उसको हम बोल देते हैं मिड ब्रेन। और भैया जो सबसे पीछे का ब्रेन है उसको बोल देता हूं हिंड ब्रेन। अब देखो अब तक क्वेश्चन नहीं बना
आपको एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, तो भैया यहाँ पे क्या है, एक बिल्कुल क्लैरिटी लेके जाओ, एक बिल्कुल क्या लेकर के जाओ, क्लैरिटी लेके जाओ। तो भैया फोर ब्रेन की जो अगर मैं बात करूंगा तो उसमें होगा आपका सेरिब्रम, सबके फंक्शन पढ़ाऊंगा अभी मैं आगे, डोंट वरी। सेरिब्रम के साथ साथ आपका एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, द पापा ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस इज पापा ऑफ ऑल द ग्लैंड। जब कोई ग्लैंड हमारा काम नहीं कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन देता है काम कर वरना हमारे लड़के की हाइट कम रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम मिलकर के आपका ये बना लेते हैं मिड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है भैया मेरे, एक आता है इसमें आपका पोन्स, एक आता है मेडुला ओब्लोंगाटा, एक आता भी आपका सेरिबेलम। अब जरा वन बाय वन में फंक्शन बताऊंगा। अब सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा सेरिबेलम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी अभी आपको थोड़ा आराम से इंटरेस्ट लगा रहा हूं कि सेरिबेलम क्या है, कि भैया आपने देखा होगा कि आपकी जो भी प्रिसाइशन है वॉलंटरी एक्टिविटीज का उसको फिक्स करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा व्हेन समवन ड्रिंक्स टू मच, तो उस बंदे की चाल बदल जाती है। ठीक है, उस बंदे की चाल बदल जाती है, आप उससे कहोगे कि यार तू आज ढंग से चल नहीं पा रहा, गाड़ी में चला लेता हूं, वो कहेगा नहीं मैं नशे में नहीं हूं, उसको फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा, क्योंकि जो आपने अल्कोहल कंज्यूम करी वो आपके सेरिबेलम को जाके इफेक्ट करती है। अब सेरिबेलम को जाके इफेक्ट कर दिया, अब आप उससे कहोगे भाई सीधी लाइन पर चल के दिखा दे, मैं तुझे गाड़ी की चाबी दे दूंगा। अगर वो आदमी भले ही सीधी लाइन पे भी नहीं चलेगा, वो आपको बोल नहीं सकता कि हाँ मैं सीधी लाइन पे नहीं चल रहा हूँ, ये बात आप जानते हो। तो जो भी प्रिसाइशन है ऐसी एक्टिविटीज का उसे सेरिबेलम देखता है। अच्छा, और जो आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है उसे मिड और हिंड ब्रेन मिलकर के देखते हैं, जो भी आपकी वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है उसे फोर ब्रेन देखेगा। ठीक है, फोर ब्रेन देखेगा। तो ये चीजें आपको मेन याद रखनी है। तो जरा आओ और बात को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की, लेट्स टॉक अबाउट द फोर ब्रेन। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई भाई, फोर ब्रेन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डील्स विद ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हैव वॉलंटरी एक्शंस। ये कौन से एक्शंस देखेगा, वॉलंटरी एक्शंस। अच्छा, वॉलंटरी एक्शंस देखेगा। अब देखो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, इनसाइड द फोर ब्रेन आप एक तरीके से मान लो यू हैव कंपार्टमेंट्स, इनसाइड द फोर ब्रेन यू हैव कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स कैसे सर, कि भैया यहां पे आप एक तरीके से बोल सकते हो कंपार्टमेंट्स है अलग अलग। कैसे सर, तू भाई ये बताएगा कि साउंड तेज है कि, कि कम है, बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने कहा भैया तू ये बताएगा कि कोई भी स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। अच्छा, तू भैया क्या बताएगा, तू ये बताएगा कि तेरा पेट भर गया है कि नहीं, यू हैव हैड एनफ फूड और नॉट। तो इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड इन डिटेक्टिंग और इन थिंकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जो किससे रिलेटेड रहती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। एंड इट हैज डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, और उसमें प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे वो वहां थिंकिंग होती है और वो आपको एक्शन करने की अनुमति मिलती है वहां से। तो ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे कि सर सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस जो भी मेरे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं, इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आती है जो डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए हमारी मदद करती है। तो आप जरा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आओ जरा फोर ब्रेन की बात कर लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। नाउ तीन पार्ट्स में है मेरा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है मेरे दिमाग का। इट हैज रीजंस विच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, आपकी स्किन हो गई, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, ये सब क्या है मेरे रिसेप्टर्स हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एक्सेट्रा। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors as well as information that is already stored in the brain। आपने कहा ठीक है सर, आगे आते हैं। अब जैसे देखो यहां पे क्या है कि ये सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट्स है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई फूड खाया एंड दैट फूड इज रेंसिड,
तो आप कई बार क्या करते हो, उसकी स्मेल करते हो, स्मेल करके आपको समझ आता है कि जैसे दूध है, कुछ भी है, कि भाई खट्टा हो गया। कई बार आपको लगता है नहीं, तो आपने क्या करा, सूंघा भी, आपने उसे थोड़ा सा टेस्ट भी करा, तो ये दोनों आपके कंबाइन हो गए। तो सेपरेट कंपार्टमेंट्स तो हैं, बट जो भी इंफॉर्मेशन जब फाइनली आपका फोर ब्रेन पास आउट करेगा, वो इन सारे फैक्टर्स को, और प्रीवियसली आपको हमेशा याद रहता ना कि यार पिछली बार अगर मैंने 2-3 दिन फ्रिज में दूध नहीं रखा था तो वो खराब हो गया था, गलती से घूट पी लिया था तो मेरी हालत खराब हो गई थी। याद क्यों रहता है? क्योंकि जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूमुलेट रहती है, और जो नई इन्फॉर्मेशन आई उसको मिला करके फ्रॉम द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स फोर ब्रेन हमें इन्फॉर्मेशन देता है आगे के लिए। आपने कहा ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस अ डिसीजन इज मेड कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वो वॉलंटरी मसल्स तक पहुंचा पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, कि आपका पेट भरा नहीं भरा, वो भी किससे एसोसिएटेड है? फोर ब्रेन से एसोसिएटेड है। यहां आप देख सकते हो कि आपका सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, दीज आर पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। हिंड ब्रेन क्या है? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम है। आपको मैंने बताया था कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मिला रहता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है मेरा ब्रेन से लेकर के आपकी नर्व एंडिंग तक। तो जो भी आप पीछे अपनी ये बैकबोन देखते हो ना, इसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, उसको बचाने के लिए ही ये आपकी क्या होती है? वर्टिब्रे होती है। अच्छा, स्कल क्या है? स्कल भैया आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसके अंदर मेरा दिमाग बैठता है। वरना जैसे मतलब मेरे साथ तो होता है, मैं थोड़ा लंबा हूँ, कई बार ऐसे पार्क में घूमते घूमते जा रहा हूँ, पेड़ों से टकरा जाता हूँ, तब तक मेरा दिमाग खराब हो चुका होता है, बट वो नहीं है, आप समझ सकते हो। फिर होता है मिड ब्रेन, तो ये आपका हो जाता है मिड ब्रेन। तो कौन किसका पार्ट है, कैसे है, ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, मैं बहुत अच्छे क्लैरिटी से बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस, कि जैसे आपकी प्यूपिल का साइज इंक्रीज होना। प्यूपिल का कैसे होता है? जैसे आप बहुत ब्राइट लाइट में चले गए, तो वो क्या करता है, प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ब्राइट सनलाइट है, तो थोड़ी सी वो उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा, जब भी आपको सफिशियंट लाइट मिलेगी कुछ भी देखने के लिए। फिर आप एकदम से अंधेरे कमरे में आते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे आइरिस का साइज इंक्रीज होता है। आपने कहा ठीक है। एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल जो क्या करती हैं आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, और जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं उन्हें कौन देखेगा? मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने कहा ठीक है। ऑल दीज इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, ठीक है। अब देखो आप हो, आपने कोई बहुत टेस्टी खाना देखा, इज इट इन योर हैंड्स? जैसे हमको बोलते हैं कि भाई माई माउथ वाटर्ड आफ्टर सीइंग दैट डिलीशियस फूड, तो क्या वो आपके हाथ में था? कई बार नहीं होता है, तो वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग वॉल्यूंटरी एक्शन होता तो मनाली जाते जाते आधी से ज्यादा बस उल्टी क्यों करती भैया? तो ये सारे के सारे क्या है, ये कंट्रोल करता है आपका मेडुला इन द हिंड ब्रेन। जो हमारे हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगाटा है, दैट कंट्रोल्स ऑल दीज इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। एग्जांपल्स बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि भाई मेडुला क्या क्या करता है? ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, दिस काइंड ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन। स्टेटमेंट लिखा जाए कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, भगा देना, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमने कहा ठीक है। अच्छा, जो भी प्रिसाइशन होता है, ठीक है, जो आप वॉलंटरी एक्टिविटीज करते हो उनमें कुछ प्रिसाइशन होता है। अब मैं ऐसा तो नहीं है कि टू नू 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 ऐसे लिख के आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एक प्रिसाइशन है, ठीक है। मैं बढ़िया, मेरा सेरिबेलम काम कर रहा है, मैं दो वो लगा के नहीं पढ़ा रहा आपको, तो बढ़िया काम कर रहा है, तो एक प्रॉपर तरीके से मैं पेन चलाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अब कुछ भी कर रहे हो, तो जितना भी प्रिसाइशन है आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज का, वो किससे आता है? वो आएगा आपका सेरिबेलम से। तो आपको याद रखना है कि भाई वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, these are possible due to part of the hindbrain called the cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and the balance of body. और सबसे ज्यादा अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम करता है तो इसी पार्ट को आपके इफेक्ट करती है। चलो आगे चलते हैं। तो बात समझ में आई ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है। अब बात आती है कि ये टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, इसको ऑलरेडी बता चुका हूं भैया, इतनी सिंपल चीजें नहीं बताता मैं। स्कल, स्कल के अंदर ब्रेन है, और वर्टिब्रे के अंदर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने बता दिया फ्रॉम द ब्रेन टू द एंडिंग ऑफ योर बैकबोन। अच्छा, ये नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करता है ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में लिखा है इसीलिए लिख दिया है। सिंपल मैंने बता दिया है कि भैया ये क्या करेगा, मसल टिश्यू को इन्फॉर्मेशन देते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मसल टिश्यू के पास क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन, जिनका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ये टिश्यू में भी पढ़ा चुका हूं, आगे बढ़ता हूं। बस ये मूवमेंट हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, कि सर जी प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? चलो ह्यूमंस में तो ब्रेन है,
हमारे पास नर्वस टिश्यू है, पूरा नर्वस सिस्टम है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम सर? नर्वस टिश्यू प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अब तक जितना इतना पढ़ लिया वो सब नर्वस सिस्टम का पार्ट था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है सर? आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कोई नर्वस सिस्टम प्लांट्स में तो नहीं है, बट स्टिल वी सी सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। अब जब ये प्लांट मूव कर रहे हैं तो भैया इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होगी, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होगी। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है? तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि प्लांट्स का जो मूवमेंट है, मूवमेंट इन प्लांट्स इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। एक तो होगा कि भैया द टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दूसरा जो मूवमेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एग्जांपल दूंगा भी बहुत अच्छे से। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही बात। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो प्लांट्स के अंदर होता क्या है अंकल, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको छुई मुई का, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, ये कैटरीना कैफ के अपोजिट चलता है। ठीक है, ये कैटरीना कैफ के अपोजिट चलता है। तो भैया टच मी नॉट का क्या है, जैसे ही आप उसको छू लोगे, जैसे ही आप उसको छू लोगे तो छूते वो क्या होता है, उसकी पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं। तो वो क्या हुआ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुली हुई, उसी का तो रिस्पॉन्स है। क्या उसमें प्लांट की कोई ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही है। तो टच मी नॉट इज द जो है वो मूवमेंट है भैया, एग्जाम्पल है किसका, जहां पे आपकी ग्रोथ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, भाई प्लांट की जो रूट्स ग्रो करती हैं, तो यार एक बात बताओ, प्लांट्स की रूट्स ऊपर की तरफ क्यों नहीं ग्रो करती? क्योंकि उन्हें पता है हाइड्रोट्रोपिज्म, भैया पानी कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा। उन्हें पता है जियोट्रोपिज्म कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से भी उन्हें नीचे ग्रो करना पड़ेगा। तो रूट्स जो है वो एनवायरमेंट के बेसिस पे ही तो कर रही हैं कि भाई पानी नीचे है, वहां तक धीरे 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 रूट्स ग्रो करती जाएंगी आपकी। अब वो ग्रो क्यों कर रही है, उन्हें कैसे पता है यहाँ पानी है? तो कुछ तो होगा प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसी ग्रोथ से वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। आपने देखा सनफ्लावर, सूरजमुखी, उसका क्या होगा, जब भी आप देखोगे उसका पेड़ जो है जिस जैसे जिस जिस डायरेक्शन में सन रहेगा उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। क्यों भैया, क्यों भैया? तो ये क्या है भैया, ये सारे के सारे मूवमेंट्स आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि जो डिपेंडेंट है किस पे, ग्रोथ पे। और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वो क्या है आपका, टच मी नॉट, वहां पे ग्रोथ इन्वॉल्व आपकी नहीं है। अब जरा इस चीज को समझते हैं हम, इस चीज को वन बाय वन समझते हैं। तो पहला जो फैक्टर है मेरा बॉयज एंड गर्ल्स, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज ध्यान देना। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, तो जो इंडिपेंडेंट एक्शन है ग्रोथ का, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल होता है बाय चेंजिंग, एक ही लाइन याद रखना बस, बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, पी बाई क्यू आपका, बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। याद रखना। अब मैंने इसी में आपसे पूछा, एक और एग्जांपल दिया, मुझे भी याद आया, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर किसी का दिमाग गया हो तो। मैंने आपको गार्ड सेल्स बताए थे, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब जब एक्सेसिव लॉस होता है पानी का, तो वो पानी जो है लूज कर देंगे, लूज कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। फिर ज्यादा पानी हो जाएगा वो स्वेल हो जाएंगे, तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे। ये भी किसका एग्जांपल हुआ कि भैया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का प्लांट मूवमेंट कर रहा है, किस पे, एनवायरमेंट के चेंज की वजह से। तो पहला मूवमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, बता भी दिया क्यों करता है। सेकेंड वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, सेकेंड वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लीज। अब डिपेंडेंट में कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं जो भी एनसीईआरटी में एक भी चीज आपके लिए छूटे ना। तो सबसे पहला एग्जांपल भैया टेंड्रिल्स का। टेंड्रिल्स मैंने बताया था, जितनी भी आपने क्रीपर्स देखे होंगे, जैसे पी का प्लांट है, ग्रेप्स का प्लांट है, जो जिनको आप बेल बोल देते हो हिंदी में, तो उनके आसपास देखा होगा आपने भैया, वो जो प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग जैसे छल्ले बना लेते हैं। और किसके अराउंड बनाएंगे, वेन एवर दे फाउंड एनी सपोर्ट, कोई दूसरा पेड़ मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, कोई लकड़ी रखी हुई मिल जाए, तो उन्हें वो सपोर्ट लेकर के बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ कि भाई जिस डायरेक्शन में एनवायरमेंट में जो चीज उन्हें मिली
वही क्या करा उन्होंने, वही क्या करा, उसके आसपास जो है रैपिंग कर ली किसने, टेंड्रिल्स ने। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसके पास ऑलरेडी टेंड्रिल्स हैं वो धीरे स्लो स्लो ग्रो करेंगे, जो अवे हैं वो फास्ट ग्रो करेंगे, ऐसी केमिकल रिएक्शंस रहेंगी। तो जो पीछे थे भैया टेंडल्स वो फटाफट आगे दोबारा उसको जकड़ लेंगे, तो फिर जो आगे वाले थे वो छूट के फिर ऊपर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से टेंडल्स का मूवमेंट देखते हो। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिसको आप बोलते हो ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ प्लांट विच इज इफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये अपने नोट्स में लिखते रहना, अपने नोट्स में मेरे स्टेटमेंट्स लिखते रहना। ट्रोपिज्म इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। अब जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आता है आपका भैया फोटोट्रोपिज्म। फोटो, जहां फोटो आएगा उसका मतलब है लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है कि सर बेंडिंग ऑफ लीव्स टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि वहां से उन्हें क्या मिलेगा, सनलाइट मिलेगी जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो भैया बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट, ये एक एग्जांपल। इसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। दूसरा होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यही आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपसे बोल देगा भैया ग्रोइंग ऑफ रूट्स डाउनवर्ड्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। आप कोई भी नहीं कहेगा, ना कोई आपको एजुकेटर बताएगा कि इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म, बट इट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, कि भैया वो लाइट से दूर जाएंगे, उनका लाइट से कोई काम नहीं है। उसी तरीके से जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी में। अब मैं आपसे बोल दूं कि भाई ग्रोथ ऑफ शूट ऑफ द प्लांट, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज द एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म। आप कहोगे नहीं, बट इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, ग्रोथ ऑफ रूट्स डाउनवर्ड्स। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है कि भाई ग्रोइंग ऑफ शूट अपवर्ड्स। हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है कि रूट्स हमेशा पानी की तरफ ग्रो करेंगी। उसके साथ साथ आता है कीमोट्रोपिज्म, ये एग्जांपल से पूछता है आपसे आपका एग्जामिनर। तो भैया एक आता है कीमोट्रोपिज्म जहां पे केमिकल्स की वजह से है, और इसका एग्जांपल है पोलन ग्रेन्स, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टुवर्ड्स द स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा की तरफ जाएंगे वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं जायगोट बनेगा। कल की क्लास में बता चुका हूं, वही जायगोट आगे चल करके एम्ब्रायो बनेगा, और जब वो एम्ब्रायो बन जाएगा तो एम्ब्रायो का एक तरीके से सीड है, और जो ओवरी होगी फ्रूट में बन जाएगी। तो ये एग्जांपल है मेरा कीमोट्रोपिज्म का। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टिमुलस ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरमेंट। मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। अब जरा एक चीज देख लो, अब आराम से पढ़ो, नोट्स बन गए तो ये मजा आता है। ठीक है, आप लोग भी मेरे को बताना, कुछ भी सजेशन हो आपके ऑलवेज वेलकम है, बट मेरे को यही सबसे बेस्ट लगता है कि एटलीस्ट मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आलसी लोगों के लिए तो देखो मैं क्लास वैसे भी नहीं रखता, तो क्लास में आपके एटलीस्ट नोट्स बने, वो फिर आप पीडीएफ में देखो, उन्हें आप रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। मैंने भी ऐसे ही जितनी बार जितने पेपर निकाले हैं भैया यही तरीका रहा है। तो चलो जरा बात करते हैं। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम, बट प्लांट्स के पास ऐसा कुछ है नहीं। जैसे हम छुई मुई को टच करते हैं तो फोल्ड अप हो जाता है, ड्रूप हो जाता है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो रूट नीचे जाती है, स्टेम ऊपर आता है। क्यों आता है भैया, क्या रीजन है इसके? अच्छा, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। जो आपका छुई मुई वाला था, कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है सीड का, कि रूट्स नीचे जाएंगी, शूट ऊपर आएगा। शूट क्या है, जो भी आपका लेयर ऑफ सॉइल से ऊपर रहता है, प्लांट स्टेम लीव्स मिला करके टहनी वहनी सब आपका शूट रहता है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। तो प्लांट दो तरीका मूवमेंट दिखाते हैं, एक वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और एक इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। आओ जरा, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट की बात कर लेते हैं। जो हम सेंसिटिव प्लांट की बात कर रहे थे, हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे क्या ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो प्लांट कैसे मूव करता है और इनके पास कोई मसल टिश्यू भी नहीं है। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव? इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, आप एक जगह टच करोगे, काफी अलग जगह पे भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो कहीं तो वो इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट हुई होगी, ट्रांसफर हुई होगी, बट नर्व सेल तो है नहीं, कैसे हुई? तो वो भैया इसी तरीके से होती है कि प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। बट अनलाइक इन एनिमल्स, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनली अगेन जो एनिमल्स में क्या है, सेल्स मस्ट चेंज इन शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट। जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहा है मसल सेल्स, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इनके साथ साथ क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking and therefore in changing shape। और स्टोमेटा भी इसी का एग्जांपल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। ये आपका छुई मुई प्लांट है, कोई आपका छुई हुई दोस्त हो तो उसको भेज सकते हो। आगे चलते हैं जरा आगे। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया टेंड्रिल्स,
दे आर वेरी सेंसिटिव, जहां सपोर्ट दिखेगी वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं ऐसे ऐसे, पर कोई नहीं। चलो, मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमारे जैसा तो नहीं है उनके साथ कि एकदम से रिस्पॉन्ड कर दिया, तो वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं भाई किसी भी जगह। तो ये जो ग्रोथ है इनकी डायरेक्शनल होती है, जो प्लांट मूव करता है। तो एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट, ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स ग्रो इन, इसी को आप ट्रॉपिज्म बोल देते हो। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो भैया दो डिफरेंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आप देखने को मिलते हो। मैंने फोटोट्रॉपिक में क्या हो रहा था, शूट्स रिस्पॉन्ड बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, एक नेगेटिव। यही एग्जामिनर आपको फंसा देगा, तो जरा ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है। बट स्टेटमेंट्स पढ़ के, स्टेटमेंट्स जरूर पढ़ के दिमाग लगाना क्वेश्चन में। कई बार ऐसा भी कर देगा कि वो आपसे पूछना वही चाह रहा है कि भैया रूट्स जो है फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल नहीं है, तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अच्छे से। चलो, प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, हमने कहा अच्छा। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, वो नीचे जाएंगी, ठीक है, और शूट्स हमेशा ऊपर जाएंगे। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो किसके रिस्पॉन्स में है, ग्रेविटी के, इसको जियोट्रॉपिज्म बोल देते हो। कीमोट्रॉपिज्म क्या है, कीमोट्रॉपिज्म है भैया, और हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, रूट्स वाला एग्जांपल। कीमोट्रॉपिज्म क्या है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स। हमने कहा ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज वेरी क्विक, जो हमने छुई मुई को छुआ था बहुत क्विक मूवमेंट था। बट ये जो मूवमेंट है भैया आपके, ये क्या है, स्लोअर मूवमेंट्स रहते हैं। ये क्या है, स्लोअर मूवमेंट्स रहते हैं। अब जरा ये देख सकते हो आप कि भैया जो डायरेक्शन हुई तो शूट्स इधर चली गई, इसके अपोजिट नेगेटिवली रूट्स यहाँ चली गई। ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये क्या है भैया, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बात खत्म। आओ जरा अब बात करते हैं एक चीज की, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना। जो फैक्ट्स होंगे उन्हें मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना। अब तक हमने ये देखा कि जितने भी हमारे मूवमेंट्स थे, ऑल मूवमेंट्स आर वेरी रिफ्लेक्स, बहुत रिफ्लेक्स थे। कौन कर रहा था भैया रिफ्लेक्स एक्शन को, स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ साथ ब्रेन भी कंबाइन कर रहा था थिंकिंग वाले पार्ट में। तो यहां पर बात ये बताई गई कि सर ऐसे जो एक्शन है, जैसे हमने प्लांट को देखा, बात को समझना, मेरी बात समझना, प्लांट को देखा तो प्लांट क्या कर रहा है सर, प्लांट जो है वो एनवायरमेंट के बेसिस पर ग्रोथ कर रहा है। जो एनवायरमेंट में चेंजेस आए, जैसे जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ है क्या यूनिफॉर्म होती है? इज ग्रोथ ऑफ माई प्लांट यूनिफॉर्म? अगर मैंने आपसे कहा कि एक टहनी पे भैया जो है, जैसे मैं एनिमल्स की बात करूं, मैंने आपसे कहा एक हाथ में 5 उंगली होती है, किसी की 50 देखी आपने? मैंने कहा उंगली भैया आपकी इस लिम्स में कनेक्ट रहती है, आपने कहा नहीं सर मेरे दोस्त के फेस पे उंगलियां थी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो प्लांट में ग्रोथ क्या है, यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। तो उनमें तो काम चल जा रहा है इन चीजों से। बट फिर क्या होगा कि भैया एनिमल्स में, चलो स्टिमुलाई में तो नर्वस सिस्टम का काम आ गया, बट जब हम बात करते हैं भैया यूनिफॉर्म ग्रोथ की, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ कब आएगी, जब ईच एंड एवरी सेल पे सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सेम इंफॉर्मेशन। तो क्या ये नर्व सेल से पॉसिबल है कि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी नर्व सेल को? क्या ये उस तरीके से पॉसिबल है कि आपकी बॉडी के एक एक सेल से जाकर के नर्व टिश्यू मिले? नहीं, वो तो मसल टिश्यू से ही मिलता है बस। तो और टिश्यू नहीं है मेरी बॉडी में है, उन पर कौन इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं पहुंचा पाएगा तो क्या कभी सारे सेल पे एक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। हाँ सर, कोई सेल कुछ एक्टिविटी करेगा, कोई कुछ एक्टिविटी करेगा। ग्रोथ कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। ग्रोथ कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। बट हम ह्यूमंस में देखते हैं कि आर ग्रोथ इज प्रिटी मच यूनिफॉर्म। 5 है तो 5 ही होंगी बाय डिफॉल्ट, किसी के 6 उंगली हो, 4 हो। मैं मतलब वैसे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, वो बाय डिफॉल्ट देखते हो, जनरलाइज्ड ओपिनियन में देख रहे हैं तो भाई सब एक जैसे ऑलमोस्ट दिखते हो। तो वो यूनिफॉर्म ग्रोथ कहां से आ रही है? तो इसके लिए क्या है भैया, आपके पास होते हैं क्या, हॉर्मोन्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, और ब्लड उन हॉर्मोन्स को लेकर के जाता है हर एक जगह। तो वो हार्मोन, अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन जिन जिन मेरे बॉडी पार्ट्स को ग्रो करना है एट डिफरेंट स्टेजेस इन माय लाइफ, उस टाइम पे उसके जो सेल्स होंगे उसमें रिसेप्टर्स होंगे जो उस ग्रोथ हार्मोन के जाते ही एक्टिवेट हो जाएंगे, और सारे ही सेल एक्टिवेट होंगे, सारे के सारे सेल एक्टिवेट होंगे। तो ग्रोथ क्या होगी, हर जगह कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। सो फॉर दिस यूनिफॉर्म ग्रोथ वी ऑलवेज नीड हॉर्मोन्स। ये हमारा ब्रेन बता करके नर्व सेल से नहीं करवा पाएगा। तो यहां हम बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स की। बात समझ में आई? इसी को बोल देते हैं हम केमिकल कम्युनिकेशन। चलिए आते हैं जरा आगे। तो प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो आपका एग्जामिनर पूछता है, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हमने कहा इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स
स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, जो मैंने भी आपको बताया कि वो केमिकल कंपाउंड बनाए, जो कंपाउंड जाए पूरे हर एक सेल तक। इफ अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट द कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स मैंने बताया कि जिन जिन पार्ट्स में ग्रोथ होनी होगी तो वो ग्रोथ हार्मोन को उसको इंफॉर्मेशन लेने के रिसेप्टर्स होंगे, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can potentially reach all the cells of the body regardless of nervous connections, and it can be done steadily and persistently. तो इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी। अब जरा प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, 4-5 हैं, इनको याद रखना। सबसे पहला ऑक्सिन। तो जब भी क्या होगा, आपका प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है, वेन एवर माई प्लांट डिटेक्ट्स द लाइट, तो आपके जो प्लांट है वो लाइट की तरफ मूव कर जाएगा। इसी को जो बेंडिंग होती है मेरी लाइट की तरफ, वो होती है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और हमेशा वर्ड्स पे पहुंच जाना कि भैया आओ लिखवाता हूं, ये लिखो, आप ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं नहीं मानता। आओ सबसे पहली बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, सबसे पहला क्या है कि सर इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सेल। याद रखना, टिश्यू पढ़ाए थे, वहां भी बोला था कौन गर्थ बढ़ा रहा है स्टेम की, कौन स्टेम को वैसे ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से याद रखना है, सेल की क्या बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। ये किससे रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट को। होगा क्या कि अगर मेरा कोई प्लांट है, अगर मेरा ये प्लांट है, तो आपको क्या लगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, फिर बाद में वेस्ट में जाता है ना। तो एक प्लांट हमेशा आपको, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपका सन इधर है तो इधर लाइट जाएगी, इधर क्या जाएगी, लाइट जाएगी। अब जब इधर लाइट जाएगी तो ये तो शेडी पार्ट हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा उस पार्ट में जो शेडी है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वहां के सेल्स को क्या करेगा, लॉन्गर और ग्रो करेगा। जब इधर के सेल्स ज्यादा ग्रो होंगे शेडी पार्ट के, तो जब इधर वजन ज्यादा है, ठीक है, तो ये प्लांट क्या होगा, झुक जाएगा। एंड दिस बेंडिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ओनली, जो एक पार्ट में जाकर के सेल्स को ग्रो करेगा, प्लांट झुकेगा, तो ये क्या बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा। किसकी लेंथ बढ़ाएगा भैया, सेल की लेंथ बढ़ाएगा। कहां पे बढ़ाएगा, कौन सा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। इतनी बात आप याद रखना। अब जरा आते हैं आगे। दूसरा जो प्लांट हार्मोन है जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का काम क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, ये क्या करेगा, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपको, साइटोकाइनिन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये ग्रोथ कैसे करेगा, बाय सेल डिवीजन। तो ये ओवरऑल ग्रोथ करेगा प्लांट की। अब आपसे कोई कहे कि सबसे ज्यादा ये फिर प्रेजेंट कहां रहेगा, फ्रूट्स में, बर्ड्स में, या जहां रूट्स में फूड स्टोर हो रहा है। और ये कहा, ये सारा का सारा कुछ ना कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा नहीं लग रहा आपको मामला। तो जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जहां सेल डिवीजन होता है आपका, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, वहां साइटोकाइनिन रहता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा प्लांट सूख जाता है, ठीक है, विल्टरिंग ऑफ प्लांट, तो वो किसकी वजह से होता है, एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इज बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टेन कंडीशन। तो ये 4 हार्मोन आपको याद रखने हैं, किसके, प्लांट्स के। आओ जरा आगे बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सर इट विल हेल्प इन द सेल टू ग्रो लॉन्गर। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse हो जाएगा towards the shady part. This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appears bent towards the light. Another example, जिब्रेलिन क्या करेगा, स्टेम की ग्रोथ बढ़ाएगा। साइटोकाइनिन क्या होगा, कई बार आपने सुना है कि इंजेक्शन की लौकी है, इंजेक्शन का फ्रूट है, ये वो है, तो आप गैस कर सकते हो कौन सा हार्मोन दिया जाता होगा इंजेक्शन में। तो साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड फ्रूट्स, सीड्स, इन सब जगह। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं। बट प्लांट्स को ऐसे सिग्नल भी तो चाहिए कि मैं बहुत ग्रो हो गया, अब नहीं होना मुझे, रुक जाता हूं। वो कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड।
ठीक है, हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, इट इफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो आपकी लीव्स सिकुड़ जाती है, प्लांट सूख जाता है, वो इसी का एग्जांपल है। अब जरा आते हैं, बात करते हैं हार्मोन्स इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। एनिमल्स में यहाँ एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल दे रखा है। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ेगा या आपके पीछे कोई बंदूक लेके एकदम से भागने लगा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको आप बोलते हो क्या, एड्रेनालाइन। आप बोलते हो ना एड्रेनालाइन रश, ठीक है, एड्रेनालाइन रश, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स। और ये क्या करता है, ये आपके हार्ट को इंपैक्ट करता है। ये हार्ट को इंपैक्ट करेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या है, अब मेरे से पागलों जैसी बात मत करना, बहुत बार पढ़ा चुका हूं आपको, बहुत साइंटिफिक टर्म से बात किया करो। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब है कि सर बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है, ज्यादा फटाफट फटाफट से ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और ये क्या करेगा, बाकी की जगह से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देगा। जैसे अब आपके पीछे कोई बंदूक लेके भाग रहा है, तो आपको डाइजेशन में चाहिए, डाइजेशन में भी तो चाहिए आपको ऑक्सीजन, तो डाइजेशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या आपका ये होगा कि नहीं डाइजेस्ट होने दो, खाने को भागने दो बंदूक लेके। तो ये क्या करेगा कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन और हार्ट बीट तेज करके, जहां पे अभी फिलहाल जो है फालतू की चीजें की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी एनर्जी आपकी उन मसल्स को देगा, उन एरियाज को देगा जिनकी उस टाइम पे नीड है। इसी को कहते हैं एड्रेनालाइन रश। इतनी सी बात याद रखना। इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारे। कौन सा ग्लैंड कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, टेस्टिस सब जानते हो, स्क्रोटम के अंदर। पेनक्रियास सब जानते हो, ठीक है, पेनक्रियास क्या, ट्रिप्सिन लाइपेज, याद है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड्स जो क्या कर रहे हैं, आपका एड्रेनलाइन सीक्रेट कर रहे हैं, ये पेनक्रियास के ऊपर होते हैं, ये ओवरी में ओवरी है, ठीक है, ये आपके एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ये फीमेल का बता रहा हूँ, ये पेनक्रियास है, यहां तक सेम है मामला। थाइमस होता है आपका, पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड ग्लैंड्स, ये आपको पता है थ्रोट में होते हैं, बिल्कुल बढ़िया। आगे चले, फिर मैंने हाइपोथैलेमस बताया आपको, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर रहता है, बिल्कुल बैक ऑफ द हेड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन, और अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो हाइपोथैलेमस इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देगा, इट इज द पापा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करेगा, आपको गोइट से बचाएगा। और आयोडीन इज वेरी नेसेसरी फॉर द सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, इसीलिए आप आयोडाइज सॉल्ट खाते हो। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाओगे तो आपका गला स्वेल हो जाएगा, आपको डिजीज हो जाएगी जिसको बोलते हैं गोइट। अच्छा, उसके बाद जो पेनक्रियाज है आपके ये क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर बॉडी, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर बॉडी। एड्रेनल ग्लैंड्स क्या करेंगे, एड्रेनलाइन हार्मोन टू मीट अप द इमरजेंसी सिचुएशंस। ओवरी क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन, ठीक है, और टेस्टिस क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। सारे मैंने एक ही पेज पे आपको बता दिए हैं इनके सबके फंक्शंस। अब जरा आ जाओ आगे, अब जरा आओ आगे बात करते हैं। अब जरा आगे आए बॉयज एंड गर्ल्स, तो समझ में आया कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, बता चुका हूं, लिख लेना एक जगह। थायरोक्सिन रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को आपकी बॉडी में, एंड प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। आयोडीन एसेंशियल है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के लिए। इनकेस आयोडीन डेफिशिएंट है आपकी बॉडी में तो आपको डिजीज होगी गोइटर, जिसका सिम्टम है स्वॉलोन नेक। पहले बहुत ऐड आता था, अब तो लोग अवेयर हो गए, डीडी नेशनल अगर कोई देखता हो तो, ठीक है। चलो, समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट या वेरी टॉल। ये क्यों होता है, क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं सीक्रेट हो रहा है, ड्वार्फ रह जाएगा, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया तो जराब बन जाएगा। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इट्स डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म। चलो, दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, जो आपके चेंजेस आते हैं मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं आपको, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन ओवरीज रिलीज करती है, बात खत्म। एज अ ट्रीटमेंट, आपको याद होगा कि जिनको डायबिटीज हो जाता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियास सीक्रेट करते हैं और बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस इज पापा ऑफ द ग्लैंड, पापा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। Hypothalamus plays an important role in release of many hormone. For example, when the level of growth hormone is low, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि भाई तुम क्यों नहीं बना रहे हो ग्रोथ हार्मोन, हमारा लड़का फौज ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो जरा याद रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। अच्छा, थायराइड ग्लैंड कौन सा करता है, थायरोक्सिन, यहां लिख लेना सब। ये क्या करेगा, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। इंसुलिन को कौन करता है, पेनक्रियास, एंड इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, और ये क्या करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन है आपका, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और स्पर्म बनाने में मदद करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ओवरीज कौन सा करती है, एस्ट्रोजन।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एड्रेनालिन कौन करता है? एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या करता है आपको भैया? इमरजेंसी ऑक्सीजन नीड्स। रिलीजिंग हार्मोन कौन है आपका? कौन है? कौन है रिलीजिंग हार्मोन भैया? हाइपोथैलेमस। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, ये पूछ सकता है आपसे, हाइपोथैलेमस। किसको बोलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कि स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स। तो ये बात हुई भैया हमारे किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ भैया हमने बात कर ली आपके पूरे नर्वस सिस्टम की भी, और उसके साथ हमने बात कर ली कि प्लांट्स में क्या जुगाड़ है भैया, ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या जुगाड़ है। और उसके साथ साथ हमने लास्ट में चल करके बात कर ली कि वाई हार्मोन्स एंड केमिकल मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफॉर्म ग्रोथ। तो उसी के साथ हमने प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन्स की बात कर ली है। इसी के साथ खुश हो जाइए, आपकी क्लास खत्म होती है और अब आपकी बायो लगभग लगभग खत्म है। 2 क्लासेस और होंगी जिसमें मैं एक में आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता, बट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो सबकी हालत खराब हो जाती है। एक पेपर में 3 पूछ लिए थे। ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम डिजीजेस के बारे में, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी से अलावा भी काफी कुछ सारी चीजें बताऊंगा। उसके अलावा फिर जो बीच बीच पे मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया आपका, विटामिन एंड डिजीज हो गए, जो थोड़े थोड़े एक एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, 4 5 10 10 15 15 मिनट की वीडियो मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दूंगा, तो अपडेटेड रहना। बाकी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं भैया आप कल की क्लास पे, और तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।